नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। क्या है नियम 240 घ? जी, 240 घ यह वो नियम जिसने हंगामा बरपा रखा है शिक्षक कम्युनिटी में। जब से एसओपी जारी हुआ है तो 240 घ नियम ने सबकी नींद उड़ा दी है। क्या नियम 240 के तहत अभी, जी हाँ, अभी राइट नाउ आज की कंडीशन में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, हेड मास्टर, हेड टीचर को अर्न लीव, मेडिकल लीव, हाफ डे लीव, कन्वर्टेड लीव नहीं मिलेगा? जी, नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? क्या है वो नियम 240 घ? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और क्या एसओपी में अवकाश को लेकर बड़ी बात कही गई है? अगर ये अर्न लीव, मेडिकल लीव, हाफ डे लीव, कन्वर्टेड लीव इत्यादि नहीं मिलेगा, ये कौन से लीव है? क्यों नहीं मिलेगा? अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? और ऐसा क्यों? एसओपी में क्या बड़ा कहा गया है? क्या नियम है? इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि चीजें मिस हो जाएंगी तो आपको यहां से वहां से यहां लोगों से बातें पूछती रहनी पड़ेगी। तो नियम को जानिए। ये बिहार सेवा संहिता का नियम 240 घ क्या है, एसओपी क्या कह रहा है, और आपको अगर जरूरत पड़ गई लीव की तो आपको क्या करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है एसओपी। उसके बाद क्रमशः और नियम को हम जानेंगे। सबसे पहले अगर जानकारी मैं आपको दूं तो यह एसओपी जारी हुआ है हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। और ये जिस पत्रांक के माध्यम से जारी हुआ है वो 276 और तिथि है इसकी 6/3/2026, यानी हाल ही में कल ये पब्लिक किया गया है और कल ये साइन हुआ है। अब इसमें जो बड़ी बात कही जा रही है, पहले हम विषय को जरा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। राज्य के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त सेवा से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के संबंध, ये शिक्षकों से संबंधित जो समस्याएं हैं इसका निवारण और इसका निराकरण कैसे हो, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको एसओपी कहा जाता है, जिसको मानक संचालन प्रक्रिया कहा जाता है, वो जारी किया गया। तो हम पूरी चीजों को नहीं जानेंगे, इसमें मूल चीज हम पकड़ेंगे अवकाश को, और चीजों के लिए हम आगे से और अलग वीडियो बना देंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या है अवकाश से संबंधित, और एक ब्रीफ आपको झलक कर देता हूं कि क्या क्या इसमें बातें कही गई। इसमें है लंबित वेतन भुगतान के शिकायत के बारे में, उसके बाद दूसरा अवकाश के संबंध में जिसमें हम बात करेंगे इस पे, तीसरा है सेवा संबंधित शुद्धियां, उसके बाद पीएम पोषण योजना से संबंधित है, उसके बाद इसमें है सरकारी योजना से संबंधित है, अन्य विद्यालय शिकायत है, भ्रष्टाचार है, उसके बाद है यौनाचार प्रताड़ना है, शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत है। ये सारी की सारी शिकायतें हैं जिसका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है, और इसी के लिए ये एसओपी जारी किया गया है। अब चलते हैं हमारी जो इस वीडियो का मूल अगर एजेंडा है, मूल उद्देश्य है, उस पर चलते हैं। अब चलते हैं, हम यहाँ जानते हैं कि वो अवकाश में क्या बड़ी बात की गई है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कौन से अवकाश की बात की जा रही है, उस अवकाश की परिभाषा क्या है। अवकाश से संबंध में यहाँ जो बातें कही गई है ये बिंदु नंबर 2 है। जरा इस बिंदु नंबर 2 को हम देखते हैं और हम अक्षरशः इसको पढ़ेंगे। अब आप इसको देखिएगा, सब समय आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं। यहाँ कहा गया कि अस्वीकृत अवकाश, यानी जो अवकाश अस्वीकृत हो गया है, कम अवधि अवकाश स्वीकृति, चिकित्सीय कारणों से अवकाश, ध्यान रखिएगा चिकित्सीय अवकाश नहीं, चिकित्सीय कारणों से अवकाश, क्योंकि मेडिकल लीव का प्रावधान नहीं है, उसको दूसरे रास्ते से लिया जाना है। अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश एवं अन्य अवकाश, इन सब चीजों के अवकाश से संबंध में क्या आपको एसओपी है। अब इसको देखिए, इसका जवाब दूसरे आपको खंड में किस चीज का जवाब दिया जा रहा है, ऊपर हम शीर्षक भी आपको बता देते हैं क्या दिया जाता है। क्या है आपको ये देखिए, पहले में है क्रम संख्या, दूसरे में है शिकायत का प्रकार, उसके बाद है शिकायत का तीसरा ये जो कॉलम है शिकायत के संभावित कारण, चौथा कॉलम है शिकायत के निष्पादन हेतु की जाने वाली कार्रवाई। अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं कुछ बातें जो मैंने आपको बताई विशिष्ट शिक्षा के अर्न लीव इत्यादि के बारे में। अर्न लीव हो चाहे असाधारण अवकाश हो चाहे अर्ध
दिवसीय अवकाश हो, रूपांतरित अवकाश हो, इन सब के बारे में है। अब ये आखिर है क्या, चलिए हम आपको अब चौथे कॉलम की बात कहते हैं। अब यहाँ अवकाश से संबंधित बातें हो गई, आगे पढ़िए। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर, यानी नियोजित शिक्षकों को छोड़कर, कि अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु विभागीय पत्रांक 1444 दिनांक 2/6/2025 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु संदर्भित पत्र की प्रति अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है। इसमें वो संलग्न है, और कौन क्या पत्र है 1444 है, जरा उसको भी हम देखते चलते हैं, तो फिर आगे हम पढ़ेंगे। ये आपका पत्र, आपको ये है, यही है पत्र जिसमें जिसका जिक्र किया जा रहा है। ये 1444 की बात की जा रही है, 1444 ही इसका पत्रांक है, इसी की बात यहाँ की जा रही है। 2 जून 2026, यहाँ आप देख सकते हैं, आप 2 जून 2026 1444, और इसमें बात कही गई है आपको लीव से संबंधित। लीव को अगर ध्यान दिया जाता है इसमें, यहाँ अगर नजर दौड़ाइए तो यहाँ आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, इसी तरह मैं आगे करके बताता हूँ। 10 प्रकार के अवकाश यहाँ बताया गया है। मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आधे वेतन की छुट्टी, रूपांतरित छुट्टी, असाधारण अवकाश, अदेश छुट्टी, ये सारी 10 छुट्टियों की बात कही गई है। अब चलते हैं फिर हम उस खंड पे जिसमें आपको जानना है अवकाश से संबंधित। अब हम आ गए, अनुलग्नक 2 की बात की गई है, अब चलते हैं आगे, और आगे ही तो बड़ा कमाल है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। यहां कहा गया है कि, थोड़ा मैं इसको नीचे और कर लेता हूं तो पढ़ने में बनेगा। इस संदर्भ में बिहार सेवा संहिता के नियम 240 घ, यहां कहा गया कि बिहार सेवा संहिता के नियम 240 घ के अनुसार सरकारी सेवक अपने पहले 3 वर्षों के सेवा काल में, अब ध्यान दीजिए, पहले 3 वर्ष के सेवा काल में, विशिष्ट शिक्षक सबसे पहले ज्वाइन कब किए हैं, 2025 जनवरी को। इनकी अगर सेवा 3 वर्ष की देखा जाए पूरी हो रही है कब, ये हो जाएगी आपको 28 में। उसी तरह विद्यालय अध्यापक भी हैं, वो 1.5 साल पहले ज्वाइन किए हैं, उनकी भी 3 साल की सेवा नहीं बन रही है। एचटी हो, एचएम हो, जो अभी एचटी ज्वाइन किए हैं वो 21 जुलाई को ज्वाइन किए हैं 2025 को, ये भी 2028 में होगा इनका 3 साल। इसी तरह चूंकि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता की बात तो यहाँ नहीं, यहाँ कंटिन्यूटी के लिए उनकी सेवा की गणना की जा रही है, लेकिन क्या अवकाश में उनकी गणना की जाएगी, उसका अभी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से क्लियरेंस हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी सेवा जो है ज्वाइनिंग 2025 ही है। चलिए आगे हम इस नियम को जानते हैं। 3 वर्षों के सेवा काल में कोई छुट्टी उपार्जित नहीं करता है, किस नियम के तहत, नियम 240 के, यानी 3 वर्षों के सेवा काल में कोई छुट्टी उपार्जित नहीं करता है। तो उपार्जन की छुट्टी में केवल ध्यान दिया जाए तो उपार्जन की छुट्टी में ईएल होता है, एचपीएल होता है, यानी हाफ डे पे लीव होता है, और एचपीएल ये कन्वर्जन में जाके सीएल बनता है, जिसको कन्वर्टेड लीव भी कहते हैं। ये वो कैजुअल लीव नहीं है, ये कन्वर्टेड लीव है। और लीव, हाफ पे लीव, जो आपको 20 और 15 प्रतिवर्ष के रूप में, ये विशिष्ट वरिष्ठ के लिए होता है, ये कनिष्ठ के लिए होता है, ये हर साल होता है। और ये कन्वर्टेड लीव जो है 180 दिनों तक सेवा काल में ली जा सकती है, अगर कोई लीव है उसको कन्वर्ट करा के। और कन्वर्ट कौन सा लीव कन्वर्ट होता है, हाफ डे लीव। तो ये और लीव में खासकर ये लीव जो है आपको, इसमें समस्या है, आप नहीं ले सकते हैं। और इसी एचपीएल में और इसी कन्वर्जन लीव में आपको मेडिकल आपको आता है, और इसी में मेडिकल लिया जाता है। मेडिकल के लिए कोई अलग से एक विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है। अब बात आती है कि अब काम कैसे चलेगा, चलिए देखते हैं। नहीं करता है तो ऐसे सरकारी सेवक को, जिन लोगों को 3 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे सरकारी सेवक को हर 11 महीने के कर्तव्य के लिए अधिक से अधिक 1 माह का वेतन रहित, यानी अवैतनिक, वेतन नहीं मिलेगा, वेतन सहित नहीं, वेतन रहित असाधारण छुट्टी दी जा सकती है, जो किसी एक समय में अधिक से अधिक 2 महीने तक हो सकता है का अवलोकन और उसका अनुपालन भी आवश्यक है। अब ध्यान रखिएगा, ये कितने पर काउंट होता है, 11 महीने पर 1 महीने असाधारण अवकाश की गिनती बनती है। और लीव कितनी जा सकती है,
2 महीने। तो जब तक 22 महीने नहीं हुआ रहेगा, 2 महीने तो मिल नहीं सकता है, लेकिन 11 महीने अगर हो गया आपको, तो आप 1 महीने का असाधारण अवकाश ले सकते हैं। और यह असाधारण अवकाश आपको सवैतनिक नहीं होता है, सवैतनिक नहीं होता है, आपको ये क्या होता है, ये अवैतनिक होता है, यानी वेतन आपको नहीं मिलेगा। और ये इसके बारे में कहा गया कि ऐसे में अवकाश से संबंधित लंबित शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शिकायत प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। अब लगे हाथ हम असाधारण अवकाश की परिभाषा भी देख लेते हैं। मैं विस्तार से इस पे पूरे एक अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, अभी आप बस साधारण रूप में देख लीजिए। असाधारण अवकाश आपने यहां जान लिया कि असाधारण अवकाश मिलता कितना है, कितने पे कितना होगा, 11 महीने पे 1, 2 महीना आप ले सकते हैं लगातार, यहाँ क्लियर लिखा गया। अब चलिए थोड़ा सा असाधारण अवकाश को हम देख लेते हैं। असाधारण अवकाश के बारे में अगर यहाँ देखा जाए तो असाधारण अवकाश को यहाँ लिखा गया है, अगर इसी में आया जाए नीचे तो 9वें पॉइंट में वो है। असाधारण अवकाश का मतलब है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 180, 236, 238 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उक्त आदेश की अवधि का कोई वेतन आदि दे नहीं हो। वहां बात हो गई। यहाँ ये 1444 पत्र में इसको बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन 246 एसओपी जो है इसमें बता दिया गया कि 11 महीने पे 1 महीना मिलता है, एक साथ 2 महीना लिया जा सकता है, बशर्ते आपको उपार्जन करना भी तो होगा, असाधारण अवकाश की व्यवस्था जो बताई गई। खैर अब चलते हैं वो नियम 240 क्या है, जिसके आधार पर ये सारी बातें एसओपी में आई हैं। चलिए हम उसको जरा देख लेते हैं और जानते हैं कि क्या है वो 240 आपके सामने स्क्रीन पे बिहार सेवा संहिता का एक नियम खुला हुआ है और वो नियम है आपको 240। अब मैं आपको बताऊं ये मिलता कहाँ है। ये आपको भाग 1 में है बिहार सेवा संहिता के 111 नंबर। चूंकि ये जो मेरे पास बिहार सेवा संहिता की अपडेटेड वर्जन जो है ये है आप 2025 वाला वर्जन है, और इसमें जो बात कही जा रही है नियम 240 से 243 भाग 1 में इस 111 नंबर पत्र में है। अब उसी खंड के अंतर्गत 240 और हमको जानना है 240 जिसके आधार पे आपको चर्चा हो रही है उस असाधारण अवकाश के लिए। अब चलिए जरा हम देखते हैं कि क्या है 240 240 को बड़ा स्पष्ट और कुछ चीजों को बड़ी क्लियर करके कहा गया है, इसमें बहुत सारी चीजें आप स्पष्ट हो जाती हैं। 240 अब ये यहां है 240 विश्रामावकाशी विभाग। ध्यान रखिए शिक्षा विभाग जो है विश्रामावकाशी विभाग है, क्योंकि विश्राम के लिए आपको यहाँ छुट्टियां मिलती है, ग्रीष्मावकाश इत्यादि लंबी लंबी जहां छुट्टियां मिलती हैं उस विभाग को विश्रामावकाशी विभाग के अंतर्गत रखा जाता है। खैर शिक्षा विभाग विश्रामावकाशी विभाग, विश्रामावकाशी विभाग में काम करने वाली निचली सेवा का अस्थायी या स्थानापन्न सरकारी सेवक अपने पहले 3 वर्षों के सेवा काल में कोई छुट्टी उपार्जित नहीं करता है। यहां स्पष्ट कर दिया कि पहले 3 वर्ष में कोई छुट्टी उपार्जित नहीं करता है। अगर ये भ्रम था, बहुत सारे लोग भ्रम पाल के रखे हैं कि हमको अर्ली मिल जाएगा, तो पहले 3 वर्ष तक कोई छुट्टी उपार्जित वो नहीं कर सकता है, नियम ही ऐसा ही है। उसे हर 11 महीने के कर्तव्य के लिए यानी प्रति 11 महीने के लिए अधिक से अधिक 1 मास की वेतन रहित असाधारण छुट्टी दी जा सकती है, कैन बी। यानी प्रत्येक 11 महीने पे 1 महीना होता है, 22 महीना हो जाएगा तो 2 महीना होगा। अगर चाहता है कोई व्यक्ति 11 महीने करके 2 महीना ले ले तो नहीं होगा, क्योंकि उसको हर 11 महीने पे 1 महीना उपार्जित अवकाश समझिए वो आपको असाधारण अवकाश के लिए वो इंटाइटल हो जाता है। स्पष्ट है। आगे इसमें कहा गया कि जो किसी एक समय में अधिक से अधिक 2 महीने तक हो सकती है। स्पष्ट हो गया। ये आपको नियम 240 था, जिसके आधार पे एसओपी में कहा गया है कि आप 3 वर्ष तक कोई छुट्टी उपार्जित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप असाधारण अवकाश ले सकते हैं। और असाधारण अवकाश के लिए भी नियम यह है कि 11 महीने काम करने पर ही 1 महीना आप असाधारण अवकाश के लिए एंटाइटल्ड हो जाएंगे। तो ये था वीडियो अवकाश से संबंधित एसओपी के आधार पे, जिसमें आपके उपार्जित अवकाश कब लेने, उसके नियम आदि की बातें थी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।